अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पुरान स्पोर्ट्स 365 में आपका मेज़बान अब्दुल गफ्फार। और वो कहते हैं जनाब के दिल के अरमा अब पता नहीं आंसू हैं कि नहीं है, लेकिन बह ज़रूर गए हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 से ऑफिशियली बाहर हो गई है। पाकिस्तान श्रीलंका का जो मैच था, इसने तकरीबन आप समझ लीजिए कि पहले हाफ तक तो पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट को एक ऐसी सूरत हाल से दो चार किया जहां उम्मीदें वाबस्ता हो गई थी। और जब उम्मीदें वाबस्ता हो जाएं और फिर दिल टूटे तो तकलीफ थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन हमें उन्हीं किरदारों ने एक मरतबा फिर मैं समझता हूं कि मायूस किया, जो इससे पहले भी इस पूरे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की कैंपेन जो है वो ख़राब कर चुके हैं। एनीवेज ही मैं पहले आपको मैच समरी से जो है वो तमाम इंफॉर्मेशन दे देता हूं। पाकिस्तान को इस मैच के अंदर शिकस्त हुई, लेकिन ये शिकस्त इस तरह थी कि पाकिस्तान अगर चाहता तो मिडल ऑर्डर अगर बेहतर खेलता तो मैच में बहुत कुछ हो सकता था। 5 रन से जी हम ये मैच आ रहे, और श्रीलंका एक वक्त तो लग रहा था 147 नहीं कर पाएगा, लेकिन जनाब उसके बाद हमने देखा कि ये मैच सैमरी आपके सामने मौजूद है। इंतहाई शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप जिसमें साहिबजादा फरहान ने 100 रन की शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। फखर जमान टूर्नामेंट में दूसरा मैच खेले, 84 रन बनाए, लेकिन उसके बाद बर्बादी की वो दास्तान है मिडल ऑर्डर में जिसने पूरे ही टूर्नामेंट में पाकिस्तान को मुश्किलात से दो चार किया। और आखिरी 5 ओवर में 8 विकेटें गिर गईं और वो नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा कि फिर श्रीलंका को हम 147 तो क्या बड़ी मुश्किल से 213 से ही दूर रख सके। मेरे साथ मौजूद हैं रोज की तरह स्पोर्ट्स 365 के अंदर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, इनकी फैमिली खुद एक बहुत बड़ी फैमिली, मैं मोहम्मद बरादरा हमेशा कहता हूँ, खुद इनकी परफॉर्मेंसेज बड़ी शानदार रही पाकिस्तान के लिए। ऐसे टेस्ट ओपनर जिनको आउट करना हमेशा जो है वो चैलेंज होता था, लगातार 5 सेंचुरी एक ओपोनेंट के खिलाफ बनाई। डॉम ब्रैडमैन जैसे बड़े खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल हुए, नंबर 1 फील्डर रहे। इसी तरह इनकी और बहुत सर्विसेज हैं और उस दौर में पाकिस्तान के लिए खेले जो पाकिस्तान का सुनहरी दौर याद रखा जाएगा। शुएब मोहम्मद साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए शुएब भाई। और कल आप और मैं एक अलग एक्साइटमेंट में थे, अब हमारे चेहरे के तासुरात ही बता रहे हैं कि पाकिस्तान जब बाहर हो जाए तो एकदम से हमारा भी एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। लेकिन सर हम एकदम जब बाहर नहीं हुए, आज इस मैच में पहले 15 ओवर तक ऐसी सूरत हाल, साहबजादा फरहान जो हीरो ऑफ द टूर्नामेंट है पाकिस्तान के और फखर जमान, उन दोनों ने ऐसी पार्टनरशिप क्रिएट कर दी थी कि यकीनी तौर पर हम सब अफ्तार के बाद जब जल्दी जल्दी मैच देख रहे थे, हमारी बड़ी उम्मीदें हो चली थी, लेकिन बड़ी बुरी तरह दिल टूटा जिस तरह आखिरी 5 ओवर में विकेटें गिरी और उसके बाद मैच हमारे हाथ में था ही नहीं। सर आपके व्यूज? आज पाकिस्तान नहीं जीता, क्रिकेट जीती है। क्रिकेट वाज द विनर। सिंटिलेटिंग गेम ऑफ क्रिकेट देखने में आया। इस तरह के हिस्ट्री में शायद मैचेस नहीं देखने में आते। और आज श्रीलंका ने स्पेशली जो जवाब दिया पाकिस्तान की टीम को, बिल्कुल ही बैकफुट के ऊपर कर दिया। जिस तरह हालांकि उनकी पहली विकेट जल्दी, जो मेन स्कोरर हैं वो जरूर आउट हो गए, लेकिन ये कि बेतहाशा चीजें इस टूर्नामेंट से पाकिस्तान के मैनेजमेंट को और बोर्ड को सीखनी चाहिए कि किस तरह ये इस पोजीशन में पाकिस्तान को, मैंने आपको कल और पिछले प्रोग्राम में बताता रहा कि ये वो टीम खेलेगी जो पहले मैच में खेलनी चाहिए थी। आपने कहा कि ये 200 रन पाकिस्तान क्या कर सकेगा, पॉसिबल है? मैंने कहा बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने ये भी बताया था कि पॉजिटिव एटीट्यूड जब होगा तो बॉडी लैंग्वेज कुछ और हो जाती है, इंटेंट कुछ और हो जाता है, और शॉर्ट एक्सिक्यूशन में जो फ्लो आता है, ठीक है, वो बिल्कुल ही अलग तरीके से, जो कि आज हमने देखने में भी आया। हालांकि 12 ओवर में पाकिस्तान के 90 रन थे, जो अक्सर टीम में 12 ओवर में 100 रन भी कर रही थी, लेकिन पाकिस्तान का जो सबसे पॉजिटिव जो साइन था, विकेट कोई नहीं गिरी हुई थी और वो रन गेटर खेल रहे थे। एक टूर्नामेंट का हाईएस्ट रन गेटर और दूसरा फखर जमान जैसे बैट्समैन साथ थे जिन्होंने 84 रन तो किए, लेकिन 4 छक्के और 9 चौके भी लगाए। और साहबजादा फरहान को जो सपोर्ट किया, यहाँ ये आगे निकलते थे, वहां साहबजादा नेक्स्ट ओवर के अंदर 1-2 छक्के चौके मार के टीम को मतलब ऐसी पोजीशन पे ले आए थे कि वहां ये लग रहा था। लेकिन वो जो आपने कहा कि मिडिल ऑर्डर जो है वो हमारा जो सो कॉल्ड मिडिल ऑर्डर, सो कॉल्ड मिडिल ऑर्डर डिसऑर्डर है ये डिसऑर्डर तो नहीं है। मुझे तो ये ऑर्डर नहीं लगता, ये कोई इसमें प्रॉब्लम है जरूर। देखिए, और फिर आज मैं फिर भी ये समझता हूँ, नाफे 1 डाउन पे आए, वो फिर भी बात समझ में आती है। लेकिन शादाब 4 नंबर पे, नवाज 5 नंबर पे और फिर 6ठे नंबर पे सलमान। कैन यू इमेजिन, आपके पास आप एक बाहर की कंट्री के एक पावर हिटर को बुला के लाए, उसको आप खिला रहे हैं 7 नंबर के ऊपर। ये कहाँ की लॉजिक है?
अगर वो पावर हिटर कहलाता, क्या पाकिस्तान में कोई इतने 25 करोड़ आवाम में इनको पावर हिटर नहीं मिल रहा यार? कैन यू इमेजिन के यानी नॉट ओनली इन दिस गेम बट ऑल थ्रू आउट आप ये पूरा टूर्नामेंट के फेरिस्त देख लें, ट्रेल देख लें कि उसमें इसी तरह क्या क्या भाई बात बड़े करें। सारे सवालात हैं। हाँ। और दिल के अंदर बड़ी बातें हैं जो मैं बाहर निकालना चाह रहा हूं तमाम फैंस को, उनकी नुमाइंदगी भी करूंगा। आज का शो जो है ना, मैं बतौर होस्ट नहीं, एक अवामी नुमाइंदे के तौर पे भी कर रहा हूं, क्योंकि लोगों के जज्बात जो है भाई ऐसे ही हैं। अगर आप सर ये सोचें, अब मैं इस मैच के ऊपर क्या बात करूं, अब चिड़िया चुग गई खेत। फखर जमान पूरे टूर्नामेंट में बेंच पे बैठे रहे। फखर शेब भाई, जिस आपने नाफे की बात की, शादाब की बात की, ये हर मैच शादाब नवाज खेलते रहे। फखर जमान जो इस मैच से पहले एक मैच खेले, 25-26 रन उन्होंने तब भी तेज किए थे। इनको ना खिलाने का जो जिम्मेदार हेड कोच है, कप्तान है, टीम मैनेजमेंट है, अब इनके परफॉर्मेंस रिव्यू पर आप क्या कहेंगे? फखर जमान को आपने बाहर बिठाया हुआ था और आज पूरा कमेंट्री बॉक्स वसीम अकरम से लेकर संगाकारा से लेकर एक ऑस्ट्रेलियन जो बड़े जबरदस्त अंदाज से कमेंट्री करते हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, दे वर अमेज्ड कि पहले कहां था फखर जमान। सर ये लोग अब क्या डिजर्व करते हैं? हमारी टीम मैनेजमेंट, सिलेक्शन कमेटी, कोचेस, रमीज राजा मौजूद थे ये उस कमेंट्री में जिन्होंने पॉइंट हाईलाइट किया था। सर ये आप कोचिंग पैनल का क्या आप समझते हैं, इनका परफॉर्मेंस होना चाहिए जिनको फखर जमान जैसा प्लेयर टीम में नहीं चाहिए था? मेरे तो ख्याल है कि हसन साहब को श्रीलंका से अपनी कंट्री में डायरेक्ट फ्लाइट ले लेनी चाहिए। पाकिस्तान भी वो ड्रामेबाजी के कमेटी बने, आप आए ये बताएं, कहानी खत्म होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि इसका जो जड़ अगर आप पकड़ना चाहते हैं ना कि ये सारा क्यों है, तो ये जो इस्लामाबाद के जो हेड कोच रहे हैं पिछले सालों तक भी, ये सारा ट्रेल ही वहां थी। इंडिया के आप देखें, गौतम गंभीर भी किसी भी आईपीएल के टीमों में से बन सकते थे, लेकिन उनकी एक क्लियर कट पॉलिसी है कि जो वहां आईपीएल का जो कोच होगा वो इंडिया का कोच नहीं होगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल उसमें वो आ ही जाता है, कॉन्फ्लिक्ट आ ही जाता है, तो फेवरेटिज्म भी आ जाता है कि जी आगे भी, और ये बड़ा प्लेटफॉर्म है आईपीएल या पीएसएल, तो उसमें ये चीज पहले सोचनी चाहिए ना। और इस तरह से आउट ऑफ द ब्लू ऐसे एक बंदे को आप लेके आ गए जो हल्की टीमों से ज्यादातर खेलते रहे और जीतते रहे, और अपनी होम ग्राउंड के अंदर नेचुरली विकेटें भी सूटेबल कंड्यूसिव होती हैं हमारे ओन बैट्समैन और बॉलर्स के लिए भी स्पेशली, तो वो उसमें उनका जो थोड़ी बहुत जो विन आई 2-4 वो उसी तरह से आई। तो कुछ तो सोचें, कुछ अकल की दवा खाएं कि ये चीज पहले ही गलत थी। बार बार ये कहते रहे। फखर की जो आपने बात की, वो तो मैंने आपको कल परसों ही बोल दिया कि वो टीम खेलेगी जो पहले मैच में खेलनी चाहिए थी। तो ये चीज क्लियर कट आपके सामने प्रूव भी हो गई कि ये बैटिंग ऑर्डर ठीक है, नाफे आउट हो गए, मारने में आउट हुए, उन्होंने एक्सिक्यूशन नहीं हुई, ठीक है, इतने अच्छे ओपनिंग पार्टनरशिप के बाद तो समझ में आता है, लेकिन उसके बाद शादाब की जगह नहीं बनती थी, नवाज और सलमान फिर आए, तो और फिर उन्होंने किया क्या। क्रिकेट है, इसमें कुछ कह नहीं सकते, लेकिन पावर हिटर्स या मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, और फिर भी उनके पास इतने ओवर थे कि 3-4 ओवर के अंदर लास्ट कुछ इंपैक्ट प्रोजेक्टेड स्कोर शेप भाई जो आपका जा रहा था 230 तक, अगर आप -65 करते हैं तो उस लिहाज से आपका वो स्कोर भी बहुत भारी भरकम होता। और जो आप मुझे बेहतर एक्सप्लेन करेंगे, जो मोमेंटम आप बनाते हैं ना आखिरी 3-4 ओवर में, डिस्पाइट जो मर्जी हुआ होगा पूरे इनिंग में, वही आप कैरी करते हो, आपका पूरा मोमेंटम खो गया था और वही श्रीलंका ने गेन किया। और सर दूसरा अगर मैं आपसे सवाल करूं, माजरत आपकी बात मैंने काटी, जो फहीम अशरफ जिसने नीदरलैंड के खिलाफ एक ही मैच में वो पावर हिटर दिखाई दिया, क्या आज उसकी जरूरत नहीं थी? जब आपको रन्स एंटी करने थे, आपको शायद श्रीलंका के खिलाफ इतने स्पिनर्स की फोर्स चलाने की जरूरत नहीं थी। दे आर ऑलवेज प्लेस स्पिनर्स वेरी वेल। आपके आज फहीम अशरफ को नहीं खिला सकते थे, शादाब नवाज को हर मैच में खिलाना जरूरी है? बिल्कुल, जैसे शादाब की ऐसा देखें, बॉलिंग के अंदर आपने देख लिया कि क्या उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा आज भी, और फिर उसके अलावा चलें लेफ्ट आर्म के अंदर एक वैरायटी इसी के अबरार, उस्मान तारिक, ये सारे सब लेग स्पिन, जो राइट हैंड ज्यादातर जो बैट्समैन उनके हैं ज्यादातर राइट हैंड है, तो बॉल ने अवे टर्न होना है। इवन नवाज भी वो होते हैं, और शादाब को भी फिर वही वाली ट्रेजेक्टरी के ऊपर रख रहे, तो वो बात सही है। लेकिन ये कि पिछले मैचों में फहीम अशरफ को चांस इतना नहीं दिया, इस वजह से इस मैच में
एकदम से उनको डालना मेरे ख्याल से फिर सही नहीं होता। लेकिन खिलाना था तो पहले मैचों के अंदर और उसको सपोर्ट देना चाहिए था। ठीक है शोएब भाई, 147 ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी टफ टू रिस्ट्रिक्ट, क्योंकि जैसा विकेट खेल रहा था, ठीक है हमारे ओपनर्स बहुत अच्छा खेले, कि ये इंडिकेट भी होता है ना कि विकेट में इतनी ज्यादा कोई मुश्किल चीज नहीं थी। बैटिंग ने फिर भी 213 समझते हैं कि चाहे आखिरी 5 ओवर में 8 विकेटें गिरी, क्या वो स्कोर ठीक था? 147 क्या डिफेंडेबल या रिस्ट्रिक्टेबल था? डिफेंडेबल तो नहीं, जो कि टारगेट तो दो। आपके ख्याल में अगर आप पूरे मैच का अहाता करें तो आपकी क्या राय है? देखिए आखिरी 2 ओवर में 14 रन बने। जी हाँ, 14 और आखिरी 5 ओवर में 8 विकेटें गंवाई हमने, और 28 बॉलों में 18 बॉलों में 3 ओवरों में सिर्फ टोटल 18 रन बने, 28 रन बने। जी। 28। तो इसका मतलब यह है कि बिल्कुल वो जो पहले जो इतनी आउटस्टैंडिंग वर्ल्ड क्लास बैटिंग डिस्प्ले किया, और आई डोंट नो शायद रिकॉर्ड भी हुआ होगा ये पहले। बिल्कुल पाकिस्तान का तो हाईएस्ट एवर तो नहीं है, लेकिन आई थिंक वर्ल्ड कप में जरूर हाईएस्ट एवर एक तरह। हाँ, तो लेकिन एटलीस्ट इस टूर्नामेंट के अंदर बिल्कुल ही उन्होंने अपनी टीम को दिखाया। इसका मतलब ये पहले हो सकती थी चीजें अगर कार्ड्स राइट प्ले किए जाते एट द राइट टाइम। जो शुरू से ही उन्होंने व्हेन यू स्टार्टेड विद द रॉन्ग फुट फर्स्ट, पहले ही कदम आपका गलत होगा तो फिर वो कभी भी बिल्डिंग सीधी नहीं। शोएब भाई आपने मुझे एक चीज तो सिखा दी है, वो आइंदा जिंदगी बखैर अगर कभी टूर्नामेंट आईसीसी का आया तो मैं हमेशा सवाल ये किया करूंगा अपने सिलेक्शन कमेटी से, कोचेस से, कि भाई आप वो टीम खिला दो जो आपने आखिरी मैच में खिलानी है। जब सब कुछ हो जाए तो शायद हमारा कुछ हो जाए। हमारे साथ जी जुल्कनैन, हमारे नुमाइंदे मौजूद है, जुल्कनैन शेख और अम्बरीन हमारी रिपोर्टर मौजूद हैं। उन सब दोनों से ही बात करेंगे। पहले जुल्कनैन मैं आपके पास आता हूं, अब तो जो होना तो हो गया, और शायद ये हम डिजर्व भी करते हैं। न्यूजीलैंड सब कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छी टीम थी, इंग्लैंड से वो जीता मैच हारे, हम भी बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन जुल्कनैन आप इस वक्त मौजूद हैं श्रीलंका के अंदर, मुझे बस ये बताएं कि अब होगा कि आगे क्या होना है? वही कमेटी बनेगी, तहकीकात होंगी, आइडेंटिफाई होंगे, लेकिन किसी ने ये भी पूछना है कि आकिब जावेद भी बड़े अरसे से बैठे हुए सिलेक्शन कमेटी में, कोई उनसे पूछेगा कि उन्होंने क्या टीम सिलेक्ट की थी? माइक हैसन को जो लाए थे, गैरी कस्टन को, गोचेसन गिल्स्पी को हटाकर, कोई उसके ऊपर भी रेगरेट शो होगा। और फिर सलमान अलियागा 50 मैचेस खेल गए पर उनकी टीम में जगह पक्की नहीं है, ये डिसीजन भी तो लिए गए ना जुल्कनैन साहब? देखिए 2-3 चीजें तो आपको कंफर्म करनी पड़ेंगी। जैसे आपने अभी कहा कि कमेंट्री के अंदर रमीज राजा बैठे ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम की जो आज सिलेक्शन हुई है, फखर जमान की एक ऐसा लफ्ज है जिसने सबको, जितने भी लोग उनके बारे में साइंसदान बनते थे, इनको 4थे नंबर पर आना चाहिए, 5वें नंबर पर आना चाहिए, उन तमाम साइंसदानों की साइंस खत्म कर दी। अब सवाल ये पैदा होता है, जो मैं बहुत खुल के बात करूंगा आपसे, जी। सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास जो भी आपके ये ओवररेटेड वर्ड जो यूज होता है ना, ओवररेटेड प्लेयर है, जिसमें आप शाहीन अफरीदी का नाम ले लें, चाहे आप शदाब का नाम ले लें, चाहे आप बाबर आजम का नाम ले लें, ये जो ओवररेटेड प्लेयर है जिनको तसलसल के साथ अपने टीम पर इंपोज किया। आज इब्रार को देखिए, आपने इब्रार को चांस दिया तो उसने जिस तरह की बॉलिंग की है, जितनी विकेट ली है, इसका ये मतलब है जितने मैचेस आपने उसको बिठाया, इसका मतलब है कि आपने अपनी टीम पर जुल्म किया है। बिल्कुल। तो अगर इन तमाम चीजों पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन किसी को जवाब दे नहीं समझते, तो इसका यह मतलब है फिर कहीं ना कहीं उनकी मर्जी शामिल है। मैं बहुत सीधी सी बात करता हूं, मैं थोड़ा सा वो कहते हैं ना जज्बाती सा बंदा हूं, और अगर वो इस पर पूछ करते हैं और अगर वो उनको लगता है एज ए क्रिकेटिंग फैन, उन्होंने भी मैच देखा होगा जैसे आपने देखा है, जैसे मैंने देखा है, हम सबने मैच देखा और हमारी दिमाग के अंदर यही आ रहा है कि यार, और फिर जो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर है, ऐसे लगता है कि पाकिस्तान के पास पावर हिटर रहे ही नहीं। ये शोएब भाई कैसे कह रहे थे कि आपको लगता है कि पाकिस्तान के पास पावर हिटर ना हो, कि आप एक 176 तक स्कोर लेके गए और आपकी पहली विकेट गिर रही है और उसके बाद आपसे मतलब शॉट ही नहीं लग रही। आप सलमान अलियागा आपको ऐसे लगता है कि यार इनसे शर्त लगा ले कि मैं बॉल फेंकूंगा, आप छक्का लगा के दिखाएं। तो इन तमाम चीजों पर उनको जवाब देना होना पड़ेगा। और माइक हैसन के अलावा सलमान अलियागा जो भी टीम मैनेजमेंट है, मुझे नहीं पता, ये टीम बना के अगर आकिब जावेद भेजे से, तो वो ये चीज पर आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को कम से कम इतना जरूर क्लियर करना पड़ेगा कि अगर ये फैसले टीम मैनेजमेंट के थे जो गलत, उन्होंने खुद साबित कर दिए। मतलब इस मैच की सिलेक्शन ने, चलिए मैं जुल्कनैन अभी आपसे आगे बात करता हूं 2-3 पॉइंट्स पर। क्विकली मैं अम्बरीन को भी प्रोग्राम में शामिल करूं। अम्बरीन, मुझे बताइएगा कि ये कैसी सिलेक्शन कमेटी है जिसका हेड कोई नहीं है? शेख मोहम्मद साहब से कल मैं ऑफ द रिकॉर्ड ही बात कर रहा था, हमेशा पाकिस्तान में सिलेक्टर्स होते हैं, कोई चीफ सिलेक्टर होता है जो आके ऑन करता है। आज हम पूछते कि भाई चीफ सिलेक्टर जो है वो जवाब देंगे, पावर हिटर कोई क्यों नहीं है,
क्यों हमने जो है वो ओपनर्स को फिर पावर हिटर बनाने की कोशिश की और पावर हिटर्स को ओपनर जबरदस्ती बनाते रहे। तो अमरीन, ये जो जिम्मेदारियों से हटने वाली बात है, क्या ये स्मार्टली होती है कि आपने चीफ सेलेक्टर नहीं बनना के बाद में हमारे ऊपर तनकीद होगी? और अब आप देखें ना कि हम ये तो जरूर करें सिलेक्शन कमेटी, बट पूरा पाकिस्तान जानता है कि टीम कौन सिलेक्ट करता है, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसा ही है गफ्फार, आपने देखा है आज का मैच हम जीते हैं पर जीत कर भी बहुत ही बुरे तरीके से हारे। पिछले कुछ दिनों से हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि जी हम ये कर लें या फलां टीम से हार जाएगी या 147 पे जाके हम डिस्ट्रिक्ट कर देंगे, पता नहीं कौन कौन से हम ऐसे प्लान करते रहे सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में आ जाएगी। जो सिलेक्शन कमेटी की आप बात कर रहे हैं, आज सीधा सीधा जो भी जिम्मेदारी है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आकिब जावेद पर, माइक हैसन पर, सलमान आगा पर आयद होती है। ये तीनों जिम्मेदार है क्योंकि उससे पहले आप देखिए फखर जमान को आज इन्होंने आज ये ले आए ओपनर, उससे पहले क्यों बिठाई रखा था बाहर? क्या आखिरी मैच में आपने तमाम डिसीजन लेने थे? अगर आप श्रीलंका की गेम देखें आपको लगा होगा कि उनके ऊपर ना किसी किस्म का प्रेशर था, हालांकि हमने बहुत अच्छा ओपन किया, बहुत अच्छे हमारे जो दोनों बैटर्स ओपनर थे बहुत अच्छा गेम उन्होंने किया, फिर उसके बावजूद श्रीलंका ने कोई प्रेशर नहीं लिया और विदाउट एनी प्रेशर वो जिस तरीके से गेम खेले और पूरी की पूरी बाजी पलट के रख दी हमारे सामने। और ये मैच हम हारे हुए थे, ये हम आज ना जीते, ये वो कहते हैं ना कुदरत का निजाम जो है वो आड़े हाथों आ गया और फिर हम जीत गए। लेकिन क्या इस फायदा इस जीत का? हम सेमीफाइनल से आउट हो चुके हैं, अब वही होगा, सर्जरीज की बातें होंगी, अगली फ्लाइट से पाकिस्तान इधर आ जाएगा और फिर यही होगा कि जी हम सर्जरी। चलिए, आपने बात की, आपसे पहले जुल्करनैन भी बात कर रहे थे, मैं शुएब भाई का भी मौका ले लूं। शुएब भाई, डेफिनेटली इतनी बड़ी जो आपकी एक फ्लॉप कंपेन ही मैं कहूंगा, क्योंकि किसी बड़ी टीम को तो आपने हराया ही नहीं, आप जिस बड़ी टीम के सामने आए आप एक्सपोज ही हुए। ये जो आज मुसलसल चौथे आईसीसी इवेंट से सेमीफाइनल की दौड़ से ही बाहर हो गया, हमने सेमीफाइनल ही खेला, सर कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये सब चीजें ठीक कैसे होंगी? एक को हटा देंगे, दूसरे को हटा देंगे, बट प्रॉब्लम कहीं और भी तो एग्जिस्ट कर रही है ना। आप जरा हाथा करेंगे 3-4 साल का, ये पाकिस्तान क्रिकेट पस्तियों में क्यों जा रही है आखिर? देखिए, राइट इंग्रेडिएंट्स डालें तो आउटकम ज्यादा अच्छा होता है। जो भी आपके पास जब अवेलेबल जो प्लेयर सेट ऑफ प्लेयर्स आपके पास थे, आखिर में उन्होंने ही खेलना था, वो खेले, लेकिन जब आपने उनका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बनाया फ्रॉम द वर्ड गो, इस टूर्नामेंट के स्टार्ट से, वहीं से जैसे मैंने अभी कहा और पीछे प्रोग्रामों में भी यही बात करता रहा कि जब गलत बैटिंग ऑर्डर शुरू से आप खिला रहे हैं, गलत टीम खिला रहे हैं, सब लीव अलोन बैटिंग ऑर्डर तो 11 बाद में आएगा, जब 11 ही आप पहले गलत खिला रहे हैं तो फिर कॉम्बिनेशन एंड रिजल्ट में भी फर्क आना है, तो फिर आपको उनको कॉम्पनसेट भी करना है। गलत प्लेयरों को आप फिर सलमान अली आगा की, अगर वो बॉलर जिस टाइम पे वो बॉलिंग करते थे जब तो T20 में जगह बन रही थी, बिल्कुल, लेकिन जहां उन्होंने बॉलिंग छोड़ी उसके बाद तो जगह ही नहीं बन रही थी, लेकिन बट स्टिल ही वॉट कैरीड अलोंग विद द पाकिस्तान, 50 मैच खेल गया था कैप्टन। तो और ये मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है कि ये कैसे पॉसिबल था। और फिर बॉलिंग जब छोड़ी तो जो भी कोचेज आए तो उनको चाहिए था ना कि स्ट्रेस करते नहीं जी तुम अच्छे बॉलर हो, तुम आए भी बॉलर पे हो, बैटिंग के अंदर कहाँ आ रहे हो? अभी बैटिंग करना प्लस पॉइंट होता है, लेकिन जैसे सेटनर का आप मिसाल ले लें, बॉलिंग ज्यादा अच्छी करता है, लेकिन बैटिंग में भी उसने टाइम एंड अगेन शो किया कि जी मैं बहुत अच्छा बैट्समैन हूँ, जब जरूरत पड़ी 50-50 रन भी करे। लेकिन ये है कि ये कभी नहीं कहा जाता कि वो बैटिंग ऑलराउंडर है, वो बॉलर ही कहलाया जाता है, लेकिन वो बोनस होता है। तो मेरा मतलब है कि फिर उसके बाद बोर्ड की सबसे बड़ी गलती है कि जब स्ट्रिंग्स उनके हाथ में होती हैं, जो पिक एंड चूज करना उनके हाथ में होता है, उनके जो कान भर रहे होते हैं वो लोगों को भी ब्लेम जाता है। जो मोहसिन नकवी साहब तो नेचुरली वो बोलेंगे भाई मैं तो क्रिकेट में नहीं हूं, मैंने तो बाहर से मैंने आउटकम लिया। तो ये आपने बड़ा अच्छा सवाल छेड़ा, मैं जरूर इसकी तरफ आ रहा था। आकिब जावेद, इससे पहले जो है वो ठीक है, मुझे वो पिच पे पंखे लगा के हीटर लगा के जो हम इंग्लैंड से जीत गए, साजिद नुमान तो सर ऐसे ग्रेट बॉलर है, मेरे ख्याल में आप और मैं भी अगर से उनके अलावा टीम बना लेना, मतलब कोई रिसर्च ना भी करें तो वो इतने बड़े बॉलर हैं, आपको होम सीरीज जितवाई देनी है, ऐसे ही है सर, वो दोनों इस तरह की फॉर्म में है। लेकिन सर मुझे एक बात बताएं, चैंपियंस ट्रॉफी में आप कोच थे, आपने अबरार के अलावा किसी को सिलेक्ट नहीं किया, आकिब जावेद साहब ने, उसके बाद न्यूजीलैंड आप टीम लेके गए, वो जितने लड़के शेख भाई इस प्रीवियस सिलेक्शन कमेटी ने ग्रूम किए थे, इरफान खान नियाजी, हसन नवाज, अब्बास अफरीदी, सुफियान मुकीम, हसन नवाज, मोहम्मद आरिफ जिसने सेंचुरी बनाई, आप सब ने जिनको शामिल किया था आपने 6 महीने पहले उनको टीम से बाहर कर दिया। तो क्या सिलेक्शन कमेटी से कोई पूछने वाला नहीं है कि आपने
6 महीने पहले क्या टीम खिलाई थी और आप वर्ल्ड कप में फिर शादाब, फिर नवाज, फिर फहीम, ये कैसे हो जाता है सर? इस तरह आप बताएं ना कि जो आपका कहते हैं ना अकाउंटेबिलिटी, वो तो फिर अक्रॉस द बॉर्डर होनी चाहिए ना। बिल्कुल होनी चाहिए। जो मैं जो बता रहा था कि जो बोर्ड के जो टॉप ऑर्डर के जो लोग हैं उनके ऊपर सबसे पहले तो उनके ऊपर ब्लेम जाएगा। ऐसा नहीं है कि जी इसलिए कि उनको चाहिए था कि सेकंड ओपिनियन, जैसे डॉक्टर से आप सेकंड ओपिनियन लेते हैं, जी जी। कोई भी अल्लाह ना करे किसी को कुछ होता है मेजर कोई चीज, तो सेकंड ओपिनियन की जरूरत हर कोई कहता है। वही चीज इसके अंदर भी आती है कि जी क्या मुझे ये जो मैं डिसीजन लेने जा रहा हूं, मैं मोहसिन नकवी साहब की बात कर रहा हूं, मैं डिसीजन एक लेने जा रहा हूं, क्या ये सही है? कुछ अच्छे ब्रिलियंट माइंड से जो आपके सेटअप में नहीं है उनसे भी तो आप बात करके पता कर सकते हैं ना। तो फिर उसके बाद सिलेक्शन कमेटी को मेजर ब्लेम जाता है कि उन्होंने इस तरह की, जब आपकी टीम में चलो आपने सोचा कोई कैप्टन नजर नहीं आ रहा तो सलमान को बना दो। हाँ। और सर आपको याद है, मैं ब्रेक से वापस आता हूं शेख भाई, तो मैं आनंद से और अमरीन से पूछूंगा कि देखिए आपका टेस्ट मैच चल रहा था, मोहम्मद रिजवान 11 में थे और माइक हैसन ने खत लिखा कि जी हमें T20 वनडे कप्तान तब्दील करना है। टेस्ट मैच के चौथे रोज आपकी मीटिंग हो रही थी और आपने अनाउंस किया। ये किस किस्म की मैनेजमेंट है, किस किस्म की मैन हैंडलिंग है? ये बोर्ड का काम था कि ऐसी चीज को शायद वो किसी तरीके से करते। तो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप से बाहर होने पर जो फैंस हैं बड़े मायूस हैं। हमारे नुमाइंदे बदी जमाइश कराची में फैंस के साथ मौजूद है। बदी, डेफिनेटली एक हार्ट ब्रेकिंग शिकस्त इसलिए कि इस फखर ने और इसी तरह फरहान ने बड़ा अच्छा माहौल बना दिया था, लेकिन उसके बाद हम मैच जो है वो उस तरह से नहीं जीत सके जो आगे जाने के लिए जरूरी था। तो जरा फैंस के तासुर आप बताइएगा कि उनका क्या ख्याल है, गलती किसने की और कहां हुई? बिल्कुल गफार, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें हम तो जीतने के लिए जा रहे थे, लेकिन बिल्कुल आप देखें कि 2 बॉलों पे जो 6 रन चाहिए थे वहाँ मुश्किल से हम अपनी शिकस्त को बचा सकें। तो शायकीन क्रिकेट, आपको मालूम है कि पाकिस्तान का जब भी मैच हो और चाहते हैं चाहे वो पाकिस्तान पिछला मैच हार जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये एक निज़ाम था जिस निज़ाम के तहत जो है पाकिस्तान टीम जो है उसको एक बड़ा नादिर मौका मिला था, अच्छा मौका मिला था। और उस पर ओपनर ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की जिसमें फ़खर जमान और साहबजादा फरहान ने जो इनिंग्स खेली। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि बॉलर्स ने जो है इन तमाम उम्मीदों पर पानी फेरा है। और खासतौर पर ये शायकीन क्रिकेट हमारे पास साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं, ये खुद भी टेप बॉल खेल, क्या कहते हो यार, कहाँ पर गलती हुई? पाकिस्तान हम पे गलती यूँ हुई है, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया, जो उसने साहबजादा फरहान ने सेंचुरी बनाया, फिर फ़खर जमान ने, फिर उसके बाद जो था फिर बैटिंग ऑल आउट ही होते रहे। तो हमारे पीसीबी को भी एक्शन लेना चाहिए इस बारे में। क्यों बैटिंग ऑर्डर, एक बाबर आजम जैसे एक बेस्ट प्लेयर, किंग ऑफ द मैच, उसको सेकंड नंबर पे खिलाना चाहिए। उसका मतलब ये उसको चौथे 5वें मैच में खिलाया जा रहा है। और मोहम्मद आमिर इज द बेस्ट बॉलर। शाहीन शाह अफरीदी का तो लग ही नहीं रहा कुछ बॉलर है, बस किस चीज में रुके। शदाब जो है, शदाब इज मैं ये बोलूंगा, शदाब के बदले जो बहुत अच्छा बॉलर है नसीम शाह है, उसको खिलाना चाहिए था। क्यों, फास्ट बॉलर था, उसको खिलाया। चले बदी, बहुत बहुत शुक्रिया। आवाम की जो ऑफ कोर्स सोशल मीडिया भी है उसके ऊपर हम यही देख रहे हैं। मैं इससे पहले जुल्करनैन आपके पास आऊंगा, फिर शेख भाई के पास। जुल्करनैन, खबर क्या है अब, तब्दीलियां क्या होनी है, कोई इन्वेस्टिगेशन होगी, किस तरह से हम जो है वो आगे जो है वो हम अब क्रिकेट बोर्ड का लायामल देखेंगे? चूंकि अब लगता है कि बड़ा सही किस्म के जनरल सख्त फैसले करने पड़ेंगे, बट आप कुछ बता सकते हैं होने क्या वाला है? मैं इस पे मैं लगा हुआ भी हूं, आपसे बात करते हुए भी मैं मतलब 1-2 ऐसे लोगों को मैसेज कर रहा हूं कि जिनसे मुझे अगर कोई रिप्लाई आए तो मुझे समझ आए। लेकिन थोड़ा सा हम आप खुद बार आप और मैं कैलकुलेट करते हैं। आपको कल की बात लगती होगी 2024 के T20 वर्ल्ड कप में उस वक्त नए ले थे मोहसिन नकवी साहब, और उन्होंने कहा था कि मुझे टाइम दिया जाए। अगर उन्होंने जिन लोगों को बहुत कांस्टेंट तरीके से पावर दे के रखी थी, उनके डिसीजन से ये रिजल्ट आ रहा है, तो इस पर भी अगर वो कोई उनसे पूछते नहीं है तो फिर हमें कहां पे सोचना चाहिए, कहां पे देखना चाहिए? दूसरी चीज, मुझे यूं लगता है कि आपने जैसे बात की, मुझे यूं लगता है कि माइक हैसन जो है, अब जब ये मसला पड़ेगा ना, जैसे भी शुएब भाई कह रहे थे कि उनको फ्लाइट पकड़नी चाहिए और चला जाना चाहिए। अच्छा, कोई भी ऐसा काम होगा तो वो फ्लाइट पकड़ेंगे, चले जाएंगे, और जब जाएंगे तो वहां कहीं इंटरव्यू देके ये बताएंगे कि मुझे तो कहा गया था कि बाबर को, शदाब को, शाहीन को, फलां को रखो, मुझे जबरदस्ती रखवाया गया था। ठीक है। और मैं एक चीज आपको और याद करवाऊं, जब ये टीम अनाउंस हुई थी, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा था और मैंने उनसे सवाल किया था, आकिब जावेद से, कि क्या ये टीम इंडिया, क्योंकि हम इंडिया को देख रहे थे उस वक्त, इंडिया का मैच होने ना होने का भी, क्या ये टीम इस काबिल है इंडिया को हरा सके? तो उन्होंने कहा था कि ये टीम इंडिया समेत सब टीमों को हरा सकती है। और दूसरा उसका हिस्सा ये था
कि अगर ये टीम परफॉर्म नहीं करती तो कौन जिम्मेवार होगा, क्योंकि हमने बाबर आजम के हवाले से ये सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा अगेन श्रीलंकन कंडीशन के अंदर हमें बाबर आजम चाहिए। ठीक है, तो इस सिलेक्शन के हवाले से उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल ये सारे के सारे जो आपने बताया ना जवाबात, ये तारीख का हिस्सा है, रिकॉर्ड पर मौजूद है। अमरीन क्विकली मुझे बताइएगा, कुछ आप बता सकती हैं कि अब यकीन तौर पर ये ऑन द रिकॉर्ड ऑन द कार्ड था ही कि हमने आज नहीं जो है वो क्वालिफाई करना, चूंकि क्वालिफिकेशन बहुत मुश्किल थी। तो आगे आप क्या फोर्स ही कर रही हैं? आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं जहां पर सारे फैसले होते हैं हमारे क्रिकेट के या वैसे भी बड़े बड़े, तो आप क्या समझती हैं क्या चीज अब आगे क्रिकेट बोर्ड करने वाला है? बिल्कुल सही तौर पे आप ये सुनिए कि सलमान आगा से कैप्टन की जल्दी बात का फैसला हो जाएगा। दूसरा टीम में सर्जरीज होंगी, अब बहुत ज्यादा क्लियर हो गया है। मेरे ख्याल से बीबीएल के बाद तो क्लियर हो गया था कि वो अनफिट थे टूर्नामेंट के लिए, लेकिन आपने जी चलिए, आपका कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम है, आपको दोबारा रिकनेक्ट करते हैं। आपका शुक्रिया भी दोनों का। जुल्करनैन अमरीन हमारे साथ मौजूद थे। शोएब भाई, आपकी क्या राय है? व्हाट शुड बी नाउ? बड़ा सिंपल सा, आप क्या करना चाहिए जिससे हमारी क्रिकेट बेहतर हो? भारत जैसा खेल रहा है या दुनिया की टीमें कहां से कहां निकल गई, एक दो टूर्नामेंट सबके खराब होते हैं सर। यहाँ चौथा आईसीसी टूर्नामेंट है जिसमें पहले राउंड में या सेमीफाइनल से पहले बाहर हो गए। बिल्कुल आज के मैच में इवन फील्डिंग के भी ड्रॉप कैचेस, रन आउट चांसेस मिस होना, वो भी काउंटेबल थे इस मैच के। ऑल्दो के पाकिस्तान जीता जरूर है, लेकिन ये कि ये मैच कुछ भी हो सकता था। अगर सेकंड लास्ट बॉल वो जो वाइट दे देता, जो अंपायर ने की मेहरबानी थी कि उसने नहीं दी, वरना हो सकता है ये मैच पाकिस्तान हार ही चुका होता। एक चीज तो ये। नाउ आपका जो सवाल है कि कौन कौन से चेंजेस देखने में आ रहे हैं, पहले तो आप सिलेक्शन कमेटी के परफॉर्मेंस देख लें, स्ट्रेट अवे उनको चेकआउट करना चाहिए। फिर दूसरे जो है आपके पास ये जो मिडिल ऑर्डर का सो कॉल्ड जो प्लेयर्स हैं, ये उस मटेरियल के नहीं है कि ये T20 के अंदर इस तरह के लाइनअप के अंदर ये पाकिस्तान की टीम फिट इन हो सके, इस तरह के प्लेयर। तो वो प्लेयर को पिक एंड चूज करना जरूरी है कि राइट कॉम्बिनेशन बने। उनको सिखाने वाले वो लोग हैं जो खुद फेलियर्स हैं अपने लाइफ टाइम के अंदर। 2-5 मैच भी खेलने का मतलब है आप अपने लाइफ टाइम में फेलियर रहे, सिर्फ सर्टिफिकेशन हासिल करके कोचिंग का स्टाफ बन जाता है, ये होता है उसका फिर एंड रिजल्ट कि इस तरह तो के आप लाए थे ना पहले तो गैरी कस्टन और जैसे गिलिस्पी लाए थे, उनके साथ आपने क्या सलूक किया? विलेन बना के आपने रुखसत कर दिया। चले वो मैं कह रहा हूं कि प्रोफेशनल्स के साथ ये रवैया था हमारा, वो जो कि इसलिए कि बाज दफा हमारे जो कुछ सर्टेन प्लेयर्स का जो लॉबी है ना, वो ये सारी स्ट्रिंग्स पुल कर रही होती है कि जी ये मेरे फेवरेट टाइप का, मेरे मतलब का नहीं है, तो इसको चेकआउट करवा दिया जाए, और अपने मतलब के कोच को लाए और खुद टीम में आ गए। चलिए, मैं समझता हूँ जैसे गिलिस्पी भी कुछ थोड़े से पंखे उंखे लगा के पीछे सुखा लेते तो उनका भी भला हो जाता। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जरा एहतसाब करेंगे, बात करेंगे शोएब साहब से कि इस टूर्नामेंट में रिस्पॉन्सिबल कौन है जिसकी बुरी परफॉर्मेंस रही। शोएब भाई, जो बातें हम कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के लिए कि वो एक ही ग्राउंड पर खेल रहे हैं, उनको बड़ी एक कंफर्ट जोन है। हम भी तो सर एक स्टेडियम में और एक ही मुल्क में पर ज़्यादातर मैचेस खेलते रहे। क्या ये टीम जिस तरह से बाहर हुई, जिस तरह की परफॉर्मेंस रही, क्या इस टीम की कैपेसिटी यही थी या हम इसको ठीक इस्तेमाल नहीं कर सके? एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल अगर टीम में कैपेसिटी थी और हम इस्तेमाल ना कर सके? क्योंकि लोगों को ये कहना है कि हमारे पास स्पिनर भी अच्छे थे, कुछ टॉप ऑर्डर में प्लेयर थे और ये टीम सेमीफाइनल में जा सकती थी। आप क्या एग्री करते हैं इस बात से? नहीं जा सकती थी, इसलिए कि हमारे प्लेयरों में एक ये क्वालिटी डेफिनेटली है कि वन फाइन डे, एक दिन कोई अपना हाथ उठा के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हो जाता है। कंबाइंड एफर्ट जो होता है टीम को जिताने में, मुश्किलात के अंदर ट्रबल वाटर्स में से बाहर निकालना एक कॉम्बिनेशन होता है, और वो टीमें अक्सर कामयाब रहती हैं कि जहां उनका कंबाइंड एफर्ट नजर आए। हमारे वहाँ एक लोनसम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आज तो दोनों ओपनर्स ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी, तो इसलिए दो प्लेयर नजर आ रहे हैं कि जी फखर और जी साहबजादा फरहान। ठीक है, लेकिन उसके बाद सॉरी सागा, यानी कि 25 बॉलों के अंदर 35 रन सिर्फ विथ लूजिंग 7 विकेट्स। अनबिलीवेबल। तो इस तरह का जब वो चीज़ आएगा तो फिर कंबाइंड एफर्ट जब नहीं होगा तो फिर इस तरह का रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। तो एफर्ट जो है, मैं समझता हूँ कि हमारे पास प्लेयर अच्छे जरूर हैं, लेकिन और टाइटन अप स्क्रू करने पड़ेंगे। दोस्ती यारी, फेवरेटिज्म। सर, इस टीम से कितने कोई प्लेयर हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? क्योंकि अब बहुत हो गया ना, सब प्लेयर्स को 2-2, 3-3, 4-4 वर्ल्ड कप मिल गए हैं। आपको लगता है कि पूरी टीम कैरी फॉरवर्ड हो सकती है? 3-4 हो सकते हैं या कोई 1-2 ही नजर आ रहे हैं आपको? आपकी क्या राय है?
पहली बात तो ये कि एक दो प्लेयर, सबसे बड़ी बात है कि कैप्टन ही पूरी टीम के अंदर कोई ऐसा अभी इस वक्त नजर नहीं आ रहा कि ये कैप्टन मटेरियल हो, कि जो स्मार्ट डिसीजन लेने का ऑन द स्पॉट वो तैयार हो, डेयरिंग हो और टीम को एक साथ लेके चले। सही। वो चीज अभी मुझे तो नजर नहीं आ रही, लेकिन ये कि कल इसके ऊपर प्रोग्राम में हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे हाउ टू ग्रूम अ कैप्टन। ठीक है, वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान को उसकी जरूरत है, बेटर सिलेक्शन कमेटी की जरूरत है, और जो लड़के बच्चे खेल रहे हैं इस वक्त सेटअप के अंदर, उनमें से पिक एंड चूज करना आपको, वो क्रिटिकल आई चाहिए। यू गॉट टू रीड इन बिटवीन द लाइन। भाई आप सिलेक्शन कमेटी बनाएं। 100 रन किसी के मेरे ज्यादा हैं तो जरूरी नहीं है कि मैं ज्यादा आपसे अच्छा प्लेयर हूँ। आपने मुश्किलात में 100 रन कम करें, मैंने बहुत आसान, और बीच में फेवरेटिज्म भी, अंपायर का डिसीजन भी बहुत दफा आ जाता है। तो उस तरह की चीजें आपको पिक एंड क्वालिटी, मुश्किलात में से जो टीम निकालने का आदी हो, वो प्लेयर को आपको सेलेक्ट करना होता है। और जो सिखाने वाले जो हैं, वो जैसे मैं बार बार यही कहता हूं कि वो सिर्फ सर्टिफिकेशन लेके हमारे उन बच्चों को सिखा रहे हैं जो अब 1-2 साल के अंदर जिन्होंने आना है सेटअप के अंदर। बिल्कुल ठीक है। तो जब वो चीज वो तैयार नहीं होंगे, आके खेल तो लेंगे, कोई 10 मैच खेलेगा तो उसमें 4 में परफॉर्मेंस कर ही लेता है। सही। तो वो चीज की वजह से हमें एंड में, बड़े टूर्नामेंट्स में एंड में जाके मुश्किलात आती। चलिए, जैसे आपने कहा कल के प्रोग्राम में मैं आपसे बहुत सारे सवाल जो रह गए, खासतौर पर इस हवाले से आप 2009 में जब पाकिस्तान जीता तो आप सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे, लेकिन क्या हमारे पास जो इस पर डोमेस्टिक में प्लेयर्स मौजूद हैं, क्या है दमखम? कल तफसीली बहुत बात करेंगे, लेकिन शेख भाई जाते जाते मेरी ड्यूटी ये कि कल जो हमारा फिक्सचर्स हैं उन पे बात कर लें, क्योंकि जिम्बाब्वे वर्सेस साउथ अफ्रीका तो आई थिंक इज अ डेड रबर, बट इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज गोइंग टू बी एब्सोल्यूट क्रैकर, इज अ नॉकआउट मैच फॉर बोथ टीम। जो जीता सेमीफाइनल, जो जीता इंडिया तो घर में ही रहेगा, बट वेस्ट इंडीज को बड़ी लंबी फ्लाइट लेनी पड़ेगी। योर व्यू सर इन द लास्ट, इस मैच में आप क्या देख रहे हैं? बिल्कुल, इंडिया मैं समझता हूं कि वो वुड डेफिनेटली गो ऑल आउट, और उनका क्राउड उनको बहुत सपोर्ट कर रहा होगा, और इस मैच में उनको पता है कि क्वार्टर फाइनल जैसी पोजीशन वाला मैच है, तो और बड़ा वो सिनारियो देख रहे हैं। तो आई एम श्योर, मेरी नज़र में इंडिया वुड बी द विनर्स टुमारो, और इनके वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर अच्छा पीक मेरा अंदाज़ा है कि वो कर चुके हैं ऑलरेडी, जो अच्छी इनिंग्स जो थी। तो क्रिकेट है, इट्स अ फनी गेम, लेकिन ये, और फिर इसके अलावा दूसरा जो मैच है जिम्बाब्वे वर्सेस साउथ अफ्रीका, उसके अंदर जिम्बाब्वे अभी तक इतना ग्रेट शेक्स जो करना था वो कर चुके हैं। साउथ अफ्रीकन मेरा अंदाजा है कि जैसे दूसरों का भी अपनी बेंच स्ट्रेंथ भी थोड़ा चेक करना चाहेंगे, लेकिन शेख भाई समझते हैं कि इंडिया की इस टीम का लिटमस टेस्ट जो है, लेकिन प्रेडिक्शन आप इंडिया के साथ जाना चाहेंगे? हाँ, इंडिया की टीम, चलिए मैं समझता हूँ जी वेस्ट इंडीज थोड़ा सरप्राइज कर सकता है, तो देखिए कल क्या होता है, बिकॉज दे हैव सम गुड पावर हिटर्स। तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, कल के शो में आकर दोबारा से पाकिस्तान क्रिकेट पर और जो हमारे मसाइल है उनके ऊपर भी बात करेंगे। मुझे शेख भाई को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।